Okay. So I hope I'm audible to all of you. So, Yes, sir. okay, thank you. जो डेटा इंटरप्रिटेशन ना एज नेम सजेस्ट इसका ठीक लिटरल मीनिंग ही होता है मतलब आपको समहाउ यू विल बी गिवन डेटा। डेटा ऐसे हो सकता है कि जैसे इकोनॉमिक डेटा है या फिर स्कूल के डेटा है या रिजल्ट्स का डेटा है। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो टेबुलर फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक वी हैव क्रिएटेड सम चैप्टर्स बेस्ड ऑन इट। बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल फॉर्म में हो सकता है। और डेटा जो जो डेटा आपका दिया हुआ है उसको कॉम्प्रिहेंड करना होता है और यू नीड टू इंटरप्रिटेट टू फाइंड सम स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम दोस डेटा जो आपकी नीड है, अभी जो करंट नीड है आपकी, या जो भी सर्कमस्टांशियल इंफॉर्मेशन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेटा दैट यू डू। तो ऐसे तो तुम देखो, अगर विजुलाइज करो तो एवरी कोर्स दैट यू वांट टू डू अहेड, सब जगह यू विल बी गेटिंग डेटा, सेकेंडरी सोर्स के डेटा होते हैं, एंड यू यू टेंड्स टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। तो जैसे मतलब एक अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, ये भी बताता हूँ मैं, नॉट अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक, एक फॉर्मेट होती है विजडम, डेटा से विजडम पहुंचने की, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले हमारे पास डेटा होता है, देन वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू दैट डेटा, है ना, उससे डिराइव करते हैं। फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू बिल्ड नॉलेज, एंड विथ दैट नॉलेज यू बिल्ड विजडम। तो नाउ यू नो कि ये स्टेज कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। जितना अच्छा इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करोगे, एंड विथ सम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग, या फिर विथ सम अरेंजमेंट ऑफ दोज इंफॉर्मेशन, या एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम दोज इंफॉर्मेशन, ये आपका सेकंड स्टेज होगा। एंड इफ यू आर एबल टू यूज दिस नॉलेज इन योर वर्क इन्वायरमेंट और रियल लाइफ इन्वायरमेंट, एंड इट विल बी कॉल्ड विजडम। तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है, इसको याद रखना। ये हम इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलेंगे कि तुम DINK और W ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं, बिल्कुल याद रखना चाहिए। शुड बी रिमेम्बरिंग इट विद द लॉजिक। डेटा से हम इंटरप्रेट करके वी गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से वी क्रिएट नॉलेज, एंड विथ टाइम वी बिल्ड आवर विजडम, or we develop our wisdom to use that knowledge in real life areas. तो इसमें एक बेसिक थ्योरी की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हें कंसेप्ट्स की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्वांट्स टॉपिक, जैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये सारी चीजों का ही जरूरत पड़ेगा, बिकॉज डेटा तो वहां पे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। नाउ यू नीड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, लाइक कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं, या फिर in which discipline highest number of people are getting passed। इस तरह के कई क्वेश्चंस मतलब उसमें डाले जा सकते हैं। तो अगर आप एक एक करके देखोगे, जैसे मतलब इफ यू गो टू द चैप्टर फर्स्ट ऑफ आवर बुक, DI बेस्ड ऑन बार ग्राफ, तो ऐसे ऐसे ग्राफ्स को हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं, जिसमें आपको ऐसा हर बार क्वेश्चन क्या होगा कि एक पहले एक क्वेश्चन होगा, कहीं पे ये लिखा भी होगा और कहीं पे ये नहीं भी लिखा होगा, that study the following graph carefully to answer the given questions। ये बाय डिफॉल्ट ये मान के चलो कि इट इज देयर फॉर एवरी क्वेश्चन। नाउ अब इसमें कोई फर्दर स्टेटमेंट इज नॉट गिवन। कई बार यहाँ लिख सकता है कि लेफ्ट साइड या वाई एक्सिस डिनोट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और एक्स एक्सिस डिनोट द ईयर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको इस डेटा से ही रीड करना है कि क्या है ये। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन थाउजेंड, जैसे ये सारे नंबर्स जो है ये थाउजेंड्स में है। दिस इज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे करके थाउजेंड में है। एंड ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है विच सेज कि अलग अलग कंपनीज का, जैसे 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10 में कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी का डेटा दिया हुआ है। तो नाउ यू कैन मेक इट आउट दैट अगर हम तुमसे ऐसे नॉर्मल बात पूछे कि 2005 में कंपनी बी के टोटल एम्प्लॉय कितने थे, तो वो तो डायरेक्ट डेटा है, वो डायरेक्ट आप उसको रीड करना है। यहाँ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जस्ट डेटा रीड करना।
तो 2005 में कंपनी बी, यानी द ग्रीन बार डिनोट्स कंपनी बी, उसमें 20 के पास ये बार है। तो 2005 में कंपनी बी हैड 20,000 एम्प्लॉइज। सो दिस इज हाउ वी रीड द डेटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ। यस। आप समझ गए कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है, अब तक हमें ये समझ में आया कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा भी हो सकता है। एंड यू कैन इवन गेट अ वेरी न्यू काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो चार पांच हमने लिखा है या जो चार पांच हम दे रहे हैं वही एक बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट डेटा है। देर आर अदर वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। बट इन जनरल, मतलब अगर आप कोई रिपोर्ट देखोगे या फिर कोई गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखोगे तो you'll फाइंड कि बार ग्राफ्स या लाइन ग्राफ या स्टार ग्राफ या पाई चार्ट, दीज आर द मोस्ट यूज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने पहले ये देखा, एंड वी नीड टू रीड दैट दोज रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या है। फिर डेटा रीड करना आप समझ गए, व्हाट डू मीन बाय डेटा रीडिंग। डेटा रीडिंग इज नॉट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट रीडिंग। कई बार कोई टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है तो डेटा रीडिंग इज द ओनली एक्सरसाइज दैट विल बी आस्क्ड, मतलब वहां पे डेटा रीड करने का ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे तो बहुत टिपिकल नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब इनकी इनकी इच्छा है कि इस पूरे सेट से किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्या लिखता है कि व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी बी इन ईयर 2008 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपको ये सिंपल अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। 2008 में कंपनी बी के पास थे 35 एम्प्लॉय, 35,000 नॉट 35, एंड डिक्रीज पूछ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर यानी 2007 में they were having they were having 40,000 एम्प्लॉय। जो डिक्रीज है वो 5,000 का है। सो नाउ दिस प्रॉब्लम रिड्यूस टू द परसेंटेज प्रॉब्लम, कि परसेंटेज डिक्रीज बताना है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 1/8 है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 12.5%। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब एक चीज और समझो कि जैसे अगर कई बार डेटा दिया रहता है तो यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट करना आसान था, बट ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हें कैलकुलेट करना है। आपको कई बार वाइजली भी बता सकते हो कि आंसर कहाँ पे जाएगा या किस रेंज में जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैंने ये अगर यहाँ पे तो क्लियर कट 5,000 डिवाइडेड बाई 40,000 था। अगर अगर मान लो 40,000 था, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा भी डेटा रहता है जैसे 5023 डिवाइडेड बाई 404123, इस केस में भी तुम देखो कि लगभग 1/8 है। तो यहाँ पे ऐसे पूछा होता है कि अप्रोक्सीमेटेड परसेंटेज कितना होगा। तो भी देखो कि ये 22, 20 एंड 23 इज द वेरी डिस्टेंट नंबर। तो इससे क्लोज कौन सा होगा, ये होगा। तो यू डोंट हैव टू एवरी टाइम कैलकुलेट द परसेंटेज, ऑल्दो इन दिस क्वेश्चन it was very easy and it was very accurate and there was no question of approximation। तो आप सीधा सीधा इसको बता दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, यानी कि आपको बहुत डिटेल्ड या माइन्यूट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू सी हियर दैट द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द approximate average number of employees in company C over all years together। कंपनी सी यानी कि द ब्लू लाइन, इसका एवरेज क्या होगा। अब अगर मैं एवरेज निकालने के प्रॉपर तरीके से जाऊं तो यहाँ पे मुझे मिलता है 25 के, आई एम इग्नोरिंग द के पार्ट हियर। फिर अगले में भी 25 मिलता है। फिर हमें यहाँ मिलता है 50, हमें यहाँ मिलता है 40, देन 30, देन वी आर हैविंग 20 के अगेन डिवाइडेड बाई 6। 6 साल है तो 6 साल डिवाइड करोगे, आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 190/6। तो
196, 190 यानी कि 190,000 था ना, 190,000/6। तो इसको आप डिवाइड करके आपको बताना है कि कितना होगा। तो इसमें जैसे देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि पॉइंट में आएगा, बट दे हैव नॉट गिवन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन पॉइंट। तो आप इसको कैलकुलेट करके यू कैन चेक कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होगा। देखो जैसे अगर हम 190/6 करेंगे, तो ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो 3 से 18, 10, 31.4 ऐसा समथिंग आएगा। ठीक है, तो 31.4 मतलब ये अगर दिख रहा है, तो यू कैन से दैट ये और ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो मतलब यू डोंट हैव टू फाइंड इट accurately here because they are asking you the approximate average. तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे, you will start reaching the value विदाउट कैलकुलेटिंग इट। तो देखो एक ही डेटा सेट था हमारे पास, इसी में पहला क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन परसेंटेज, दूसरा क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एवरेज, थर्ड क्वेश्चन देखो ये ए रेशियो पे बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेशियो बेस्ड डीआई पूछेगा तो सारे क्वेश्चन रेशियो के होंगे। तो उसमें डेटा टाइप जो है ना रेशियो के फॉर्मेट में दिया रहता है कई बार। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन number of employees in company B in the year 2005 and number of employees in company C in year 2007। ये बहुत ही आसान है, you all know कि क्या करना है हमें। B का 5 में which is 20,000 डिवाइड बाई C का 7 पे which was 50,000। तो ये आपका रेशियो बनेगा 2/5 का। So I am ignoring the other two questions here and even other set of questions which are based on bar graph। तो हर जगह पे इसी तरह का आपको एक बार ग्राफ दिया होगा, यू हैव टू रीड द बार ग्राफ एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें कई सेट ऑफ मतलब कई स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर सकते हैं हम लोग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब नॉन कैट एग्जाम अगर जो भी है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओ। कभी कभी डेटा जो है आपका दो दो तरीके से दिखा रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चंस को देखो, इसको हम लोग कुछ करते हैं तो हमें समझ में आएगा। ये लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फॉलो फॉलोइंग बार ग्राफ सोर्स, फॉलोइंग मतलब ये वाली बार ग्राफ क्या दिखाती है, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन थाउजेंड, अगेन जो भी नंबर्स है वो इन थाउजेंड है, ऑफ 3 ब्रांड्स मोटो ओप्पो वीवो in different cities, and table shows the percentage of male using 3 brands of mobile। ठीक है, तो इससे आपको क्या दिखता है कि पी में मोटो जो है 17% लोग यूज करते हैं, पी में मोटो जो है 17% लोग यूज करते हैं, और इन 17% की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 52% मेल है, इसमें 36% मेल है, और इसमें 48% मेल है। तो अगर आप परसेंटेज जानते हो तो यू नो कि पीपल आर बीइंग डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल ओनली। तो ये ऑटोमेटिकली ये आपको एक और डेटा देता है कि फीमेल का परसेंटेज यहाँ पे 48 होगा, फीमेल का परसेंटेज यहाँ पे 64 होगा, एंड फीमेल का परसेंटेज यहाँ 52 होगा। तो ये डेटा तो बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस देखो कैसे पूछता है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल मोबाइल यूजर्स ऑफ मोटो एंड ओप्पो ब्रांड in city P and T together is approximately what percentage of total number of male mobile users of Oppo and Vivo in the city Q and R respectively। अच्छा, हम बीच में इसको 17 को परसेंटेज बोल रहे थे, ये परसेंटेज नहीं है, 17 जो है वो थाउजेंड है। तो अब जैसे मान लो पहला है कि फीमेल मोबाइल यूजर्स मोटो और ओप्पो का पी एंड टी में, तो और किस ईयर में, एक मिनट, ईयर की तो बात ही नहीं है, पी एंड टी में। तो पी में पी एंड टी टुगेदर, तो पी में मोटो है आपका 17,000। ठीक है, 17,000, इसकी जो फीमेल है वो आपकी कितनी है, 48%।
इंटू 48% प्लस पी में ओप्पो ब्रांड कितना है 19,000 और उसमें आपकी फीमेल कितनी है 64%। ये निकालोगे। फिर टी का भी निकालना पड़ेगा इसी तरह से। टी में 15,000 है और 15,000 में फीमेल कितनी है 40% इंटू 40/100 मतलब 40/100 प्लस हमारा दूसरा ब्रांड क्या था ओप्पो। ओप्पो है रेड वाला तो रेड वाला है 18,000 इंटू फीमेल। टी में ओप्पो में हो जाएगा ये 68%। इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला है उसका निकालोगे और इससे आपको परसेंटेज पता चलेगा कि ये कितना परसेंट है। दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100। ये समझ में आया? तो कभी सर। कभी बताओ। सर ये वाला थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन बताता हूँ या पहले यही वाला बताता हूँ अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूज। ठीक है। देखो जो बोला है वही काम कर देना है। हमसे क्या बोला है बस तुमको रीड करने में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो गया समझने में। इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज निकालना है हमें किसका मोटो और ओप्पो ब्रांड्स पी एंड टी में जो यूज कर रहे हैं उसकी फीमेल मोबाइल यूजर्स ये कितना परसेंट है मेल मोबाइल यूजर्स ऑफ ओप्पो एंड वीवो ब्रांड क्यू एंड आर के। तो आपके दो सेट ऑफ नंबर से इनका परसेंटेज निकालना है पहले वाले का दूसरे ऊपर पे। तो पहले हम मोटो और ओप्पो। मोटो में पी एंड टी दोनों साइड का निकालना है। तो 17,000 है पी में। टी में है 15,000। ओप्पो में पी में है तुम्हारा 19,000। टी में यू हैव 18,000। अभी इन जगहों के फीमेल यूजर्स को निकालना है। तो मैंने बताया कि मेल का परसेंटेज दिया है तो फीमेल बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया 100 माइनस मेल परसेंटेज। तो इंटू 48/100 करेंगे तो यहाँ से फीमेल निकलेंगी। पी का ही 64% ओप्पो में इंटू 64/100 करोगे तो यहाँ से फीमेल की नंबर निकलेगा। फिर ओप्पो का टी में सॉरी ये ओप्पो का निकाल लिया मैंने एक सेकंड सॉरी। मोटो का ही यहाँ पे पी का लिख रहे हैं और यहाँ पे टी का लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टी का था 15,000 और उसमें हमारे पास टी में है 40% इंटू 40/100। इस तरीके से यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारा नंबर जो है मिला के नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर यूजिंग मोटो एंड ओप्पो कंबाइंडली फ्रॉम सिटी पी एंड टी। ये समझ में आया अभी? जल्दी बोलो। या फिर रुको एक तरीका से हम यही दिखा देते हैं रुक जाओ। वेट मैं तुम्हें यहाँ पे चारों फिगर यहाँ दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर जनरली एग्जाम्स में देते ही है नहीं भी देगा तो ऐसा इतना कैलकुलेशन वाले जनरली पूछते नहीं है। पी का फीमेल यूजर मोटो का मोटो 17,000 है तो 17 इंटू 48/100 17,000 इंटू 48/100। और टी का भी चाहिए तो टी में 15,000 15 इंटू 40/100। फिर ओप्पो का पी में चाहिए तो ओप्पो के यहाँ 19 है 19 इंटू 64/100 मतलब 19 जब भी बोल रहा हूँ मैं 19,000। फिर टी का भी चाहिए तो ओप्पो 18,000 है 18,000 इंटू 68/100। ये समझ में आया? ये चारों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें वो नंबर ऑफ फीमेल्स मिल जाएंगी जो इस इस वाले लाइन में जहाँ जिनको जिनको मतलब डायरेक्ट किया है कि यहाँ से लेना है आपको। ये समझ में आ गई बात? बोलो कौन था किसने पूछा था? हम्म जल्दी बताओ।
चलो कभी कभी क्या होता है, देखो अब इसमें एक ट्रिक भी है, जैसे कभी कभी ना ये रियली बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इसमें चार यहाँ से करना पड़ेगा, फिर चार नीचे करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ परसेंटेज बताना है। तो कभी कभी कैलकुलेशन इंसेंटिव होता है, तो आप उस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो फॉर अ वाइल, क्योंकि अगर आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो 5-6 मिनट लग जाएगा। लेकिन सब में ऐसा ही है, इसमें भी दो ब्रांड और दो शहर हैं, दो ब्रांड और दो सिटीज टुगेदर हैं, फीमेल मोबाइल यूजर्स, और दो ब्रांड और दो सिटीज हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल मोबाइल यूजर्स गिवन द ब्रांड सिटी ये एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल मोबाइल यूजर्स गिवन बाय ब्रांड्स आर एस टुगेदर। अच्छा, पी क्यू आर और आर एस टी का मतलब इधर के मेल और उधर के फीमेल तीनों ब्रांड मिला के। अच्छा, ये क्वेश्चन में ऐसे ज्यादा कैलकुलेट करना ही है, जनरली नहीं पूछता है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी हो ना तो वो इग्नोर करेंगे, अगर पूछेंगे भी तो आप समझो कि सब लोगों को देर लगेगा, तो यू कैन इग्नोर दैट। COQP 12 के लिए नहीं, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमने मिक्स और लेवल 2 के भी एक्सरसाइजेस डाल रखे हैं इसमें किताब में। जैसे अगर तुम ये देखो, ये जो मिक्स DI है ना, लेवल 2, ये कर लोगे तो COQP 12 का काम हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ करोगे तो COQP 11 का हो जाएगा। ठीक है। एक और हम लोग के पास सेट था जिसमें दो तरह के डेटा दिए हुए हैं, बार ग्राफ भी और ये भी। जैसे देखो यहाँ पे भी है, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ये ये क्या है, दीना मलार की सेलिंग है, मतलब मुझे लगता है न्यूज़पेपर के सेल्स हैं। द फॉलोइंग बार चार्ट shows the total number of readers of newspaper Indian Express and Dina Malar over the period 2011 to 15, and the table shows the percentage of female readers among them। और नीचे जो है फीमेल रीडर, लाइकवाइज मैंने पिछले क्वेश्चंस में जैसे बताया था कि अगर फीमेल है तो मेल वाला बाय डिफॉल्ट दिया ही हुआ है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, तो ये 57%, ये 63%, ये 55% ऐसे चलेगा। ठीक है। हाँ बस लेवल 1 इज एनफ फॉर COP 11, मतलब उससे भी इजी ही पूछेगा, अगर तुम ड्राइव में जाओगे ना तो और इजी एक सीट है, तो उसमें उस वैसा एक्सपेक्ट करो, लेकिन हम लोग इतना तो कर ही लेंगे कि लेवल 1 हो जाए। अब देखो इसमें इसमें टेबल वैसा ही है जैसा पिछली बार था, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वहां पे तो ईयर वाइज नहीं था, यहाँ ईयर वाइज डेटा है, दो ही न्यूज़पेपर है और मेल फीमेल है। अभी क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर धीना मलार इन ईयर 2024। तो ईयर 2024 में, सॉरी 2014, क्या बोल रहा हूँ, 2014 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वो थे, रीडर थे 65,000 फॉर इंडियन एक्सप्रेस। तो 65,000 में फीमेल कितने होंगे, 52%। तो 65,000 इंटू 52/100, ये फीमेल ही बताना है, प्लस नहीं, इंडियन एक्सप्रेस का तो बताना ही नहीं है, थीना मलार का बताना है। ये और आसान है, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं कहा, इसने बोला है कि दीना मलार का, ये आपको दिया हुआ है 44,000, 44,000, और ईयर 2014 में दीना मलार में 54% फीमेल वो थी, रीडरशिप थी। तो ये हो गया तुम्हारा 54/100, तो ये कट गया 44 इंटू 54, और लास्ट में एक जीरो लगा देना है। तो ये जैसे 4 इंटू 4 16 है, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आंसर होगा। चलो ये भी बता देता हूँ, जैसे हमने देखा कि हमारा आंसर कैसा आ रहा है, 54 इंटू 44 इंटू 10। इसमें आपको लास्ट में एक जीरो होगा, एवरी ऑप्शन हैज जीरो एक्सेप्ट दिस, तो ये हटा दो यहाँ से। फिर हमें ये दिखता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट विल बी व्हाट, 6 ओनली, 4 इंटू 4 6। तो तुम देखोगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में यू हैव 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो DI में कभी कभी ये भी आपको काम करता है कि लास्ट डिजिट क्या होगा, या लास्ट 2 डिजिट होगा, या परसेंटेज किससे ज्यादा किससे कम आ सकती है। तो दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स आल्सो हेल्प, नॉट ट्रिक, इसको मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है।
फिर आता है लाइन ग्राफ। इट इज नथिंग दैट बट द बार ग्राफ ओनली। जैसे उसमें हम क्या करते थे कि चार चार का सेट बना के बार ग्राफ बना देते थे। सेम को हम लोग ऐसे करते थे कि 1991 में चार का बना देंगे और इसमें भी चार का बना देंगे। बट उसको मतलब चार चार से थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए उसको ईज करने के लिए what they did was they made four different lines to represent boys appeared, boys qualified, girls appeared and girls qualified। ठीक है, ऐसा इन्होंने वो कर दिया। ऐसा इन्होंने कर दिया। अब एक बार तुम लोग खुद से रीड करो तो इसको। ये बोलता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन ओवर द ईयर्स। ये ईयर वाइज डेटा है 90 से लेकर 95 तक का। एट लेफ्ट कॉर्नर वाई एक्सिस फ्रॉम अप टू डाउन। यहाँ पे बता भी दिया गया है कि कौन सा कौन है। तो जैसे पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट देते थे ना, तो इसलिए हमने लिख दिया था कि फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कलर के हिसाब से यू कैन आइडेंटिफाई। अगर कलर के हिसाब से आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो फर्स्ट लाइन जो ऊपर वाली है वो बॉयज अपीयर्ड की है, सेकेंड लाइन जो है बॉयज क्वालिफाइड की है जो लेफ्ट से शुरू हो रहा है, थर्ड जो है वो गर्ल्स अपीयर्ड और लास्ट वाला जो है वो गर्ल्स क्वालिफाइड ऐसे है। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें देखना है डेटा को। फिर आती है बात, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज क्वालिफाइड इन 1992। अब ये रीड करना है हमें। 1992 में बॉयज जो अपीयर्ड थे वो 17,500 थे। 17,500। क्वालिफाइड जो हुए वो 12,500। ये परसेंटेज पूछा है। नाउ यू नो ये कट गया, ये तुम्हारा 5/7 इंटू 100 बोलो या 5/7 की परसेंटेज वैल्यू तुम्हें अगर याद हो तो कितना होता है? कितना होता है 5/7? कितना होता है? 14। 71 3/7। हाँ, 14 2/7 होता है 1/7। तो इसको 5 गुना करेंगे तो 70, 70 फिर 1 और 3/7। तो ये आपका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। हालांकि अप्रोक्सीमेट पूछा है तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। आपका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। पॉइंट ये है कि मोस्टली परसेंटेज अप्रोक्सीमेट वाला ये पूछते हैं कई बार, उसमें आपको इतनी माइन्यूट डिटेल करके या इतना कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉयज क्वालिफाइड 93 और 94। तो अब 93 और 94 में हम देख लेते हैं कि क्वालिफाइड कितने हैं। 93 में है आपका 5,000, बॉयज क्वालिफाइड का पूछा 5,000। 94 में 15,000, बढ़ा कितना 10 का। कितना परसेंट हो गया बताओ जल्दी? 5 से 15 हो गया, कितना परसेंट होगा? 93 में 5,000 था, 94 में 15,000 हो गया। कितने परसेंट का जंप हुआ ये? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। हाँ, 200। 200। यस। तो ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ डेटा के साथ साथ एक फार्मूला भी दे देगा। हालांकि बहुत ऑब्वियस सा फार्मूला होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनीज ओवर द ईयर, इसकी मतलब वो दी हुई है। और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। ये वही वाली बात होगी ना, इनकम को यहाँ रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो ये प्रॉफिट हो गया, और उसको कॉस्ट प्राइस यानी एक्सपेंडिचर पे आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ना कि रियल टाइम प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और दो कंपनीज हैं, ए और बी। ऊपर वाली ए और नीचे वाली बी है। अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे डेटा तुम्हें क्वेश्चन वाइज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन अगर तुम उठाते हो तो यू आर गेटिंग दैट एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2008। बी का 2008 में 2,000 था करोड़। व्हाट वाज द इनकम? तो आपको पता है कि 2,000 करोड़ अगर एक्सपेंडिचर था
8 में आपको 20% का फायदा हुआ है, नहीं बी यही है ना, हाँ, 8 में आपको 20% का फायदा हुआ है, तो 2000 करोड़ का 20% कितना होगा, 40। तो इनकम जो हो गया वो 240 करोड़ हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो डेटा यहाँ दिया हुआ है आप इसको कंफर्म मार के चलो, वो इस क्वेश्चन का डेटा है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपका डेटा नहीं है यहाँ पे और बाद में अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो वो उसी क्वेश्चन का डेटा है। ठीक है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी, अच्छा पहले अभी हमने एक्सपेंडिचर से इनकम निकाला, ठीक है। सर ये अभी 240 कैसे आया? देखो 200 एक्सपेंडिचर है, लिखा हुआ हाँ है ना 200 करोड़, हाँ हाँ, और 240। 20% का फायदा है। यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो यही तो किया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप जो है वही प्रॉफिट है, बोला है ना। हाँ जी। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे कहते हैं, जहाँ पे सीपी है वो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट, और जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं उसको यहाँ पे बोल रहा है इनकम। तो ये वही वाला वो रहेगा ना। तो अगर ये मान लो ये 200 करोड़ है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, इनकम कितना होगा, 240 करोड़ नहीं होगा। 20% ऑफ 200 करोड़ कितना होता है, 40 करोड़। अच्छा सर, ये परसेंटेज दी हुई है? हाँ यहाँ लिखा तो अच्छा, है परसेंटेज ठीक है प्रॉफिट, ठीक है ठीक है। प्रॉफिट ये साथ साथ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या था कि एक्सपेंडिचर दिया, आपको इनकम बताना था। जरा सा रुक जाओ, होल्ड करो एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या उल्टा पूछा है, सेकंड में पूछा है कि कंपनी ए का 2010 में इनकम 600। अब तुम्हें बेसिक ये चेन समझ गए कि क्या चेन क्या है, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, इनकम। तो अगर इनकम दिया हुआ है 600, अब करोड़ को भूल जाओ, इसको हम लोग मतलब मान के चलेंगे करोड़ है। और 2010 में कंपनी ए की जो प्रॉफिट है वो कितनी परसेंट है, देखो तो 2010 में कंपनी ए की प्रॉफिट है 60% है, ठीक है। तो 60% प्रॉफिट है, तो अब हम वापस कैसे आएंगे, वापस कैसे आएंगे बताओ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हो, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस 100 होता है, 60% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है 160। तो ये जो 600 है वो है 160% की वैल्यू। तो 600 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 ये कर देंगे तो हमें वापस आ जाएंगे। तो इसको फिर कर दो आप लोग, कितना हो जाएगा, घट ही गया तब सब। 75 इंटू 5 विच इज 375 करोड़, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर से इनकम और इनकम से एक्सपेंडिचर इट इज सेम, जैसे हम लोग सीपी से एसपी और एसपी से सीपी आते हैं सेम परसेंटेज वैल्यू लेके, है ना। तो तुम इसको रेशियो से भी सीख रखे हो, अगर हमारी क्लास करते रहे हो तो तुम्हें पता है कि सीपी, प्रॉफिट और एसपी, अगर प्रॉफिट 60% है तो क्या रेशियो बनेगा, सीपी और एसपी में 5:8 का, है ना। 5:8 का, क्योंकि 60% क्या होता है, 3/5। तो 5:8 इसका मतलब क्या हुआ कि 600 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, ये हमारा आंसर होगा सीधा सीधा, अगर आप इस पूरे को आप नहीं करना चाहते। तो आपको पता है यू नो एवरीवन की, जैसे सॉरी यू नो एवरीवन, यू नो ऑल द परसेंटेज की वैल्यू। जैसे 20% प्रॉफिट पे हमारा रेशियो क्या बनता है, 5:1:6। 5 का कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट। 33 1/3% का लॉस अगर है तो रेशियो क्या बनेगा, 3:1:2। सबको पता है ना ये वाली बात। अगर नहीं पता है तो प्रॉफिट लॉस के लेक्चर में हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग कि परसेंटेज कैसे दिया हुआ है। अगर आप मान लो
उसके गिवन फार्मूला पे जाओगे ना तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बिकॉज वहां फार्मूला पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो फार्मूला पे लिखा हुआ है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसकी वैल्यू 60 है, हमें दे दिया इनकम 600। अब भी थोड़ा सा बुझिए, तो 600 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 60 करके चलोगे ना, तो फिर ये बड़ा मतलब लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जब प्रॉफिट लॉस मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो, तो हम परसेंटेज के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि 45% है, तो मतलब एक्सपेंडिचर अगर आपका 100 है तो 45 का प्रॉफिट और 145 का इनकम। एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया। अगर इसका तुम रेशियो निकालोगे तो यू विल बी फाइंडिंग 29 एंड 29। तो इस रेशियो में अगर ये वैल्यू दी हुई है तो डिवाइडेड बाई 29 इंटू 20 कर दो, ये वैल्यू दी हुई है तो डिवाइडेड बाई 20 इंटू 29 कर दो। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना आपको आना चाहिए। इसमें एक आध ट्रिकी क्वेश्चन भी होगा जहां पे जिसको कैनॉट डिटरमाइन जो है ना, वो भी ऑप्शंस में आएगा, तो ये आपके लिए भी हम छोड़ते हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। इसी तरह से आगे है, सिमिलर वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, परसेंटेज प्रॉफिट। फिर लाइन ग्राफ के बाद आते हैं हम पाई चार्ट। ठीक है, लाइन ग्राफ के बाद आते हैं हम लोग पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए आपको बस ये समझना है कि पाई चार्ट को समझने के लिए पहले तो ये समझना है कि अगर एक सर्किल में टोटल एंगल कितना होता है बताओ, एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360। तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 4 तरह के लोग हैं, देर आर मतलब दे एक पर जैसे मान लो टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं 600, साइंस वाले बच्चे हैं तुम्हारे 360, सोशल साइंस वाले हैं कितने, 180, और बाकी आर्ट्स वाले हैं। ठीक है, जो भी है। तो हम जब पाई चार्ट बनाते हैं ना, तो इनके नंबर्स के हिसाब से इनको एंगल एलोकेट करते हैं। तो तुम देखोगे कि ये 1/3 है, मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे 1/3 है। इस पूरे पाई चार्ट का 1/3 उनको मिल जाएगा। 1/3 मतलब कितना? 120, क्योंकि 360 डिग्री का होता है। तो इसमें यही हुआ कि वो आ गया कि 600 डिवाइडेड बाई 1800, ये हो गया कितने पार्ट, ये हो गया पार्ट। बट आपको इसका 100 में ना निकाल के इसको आपको बताना है 360 का कितना पार्ट होगा, तो इंटू 360। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन हो गया। बट अगर आप समझ पा रहे हो तो तुम देखोगे जैसे ये 1/3 है, तो ये पाई चार्ट का भी 1/3 लेगा। ये आपका कितना है, तो 360 डिवाइडेड बाई 1800, ये कट गया तुम्हारा, ये नहीं नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 2/10 मतलब 1/5, तो ये 1/5 हो गया। अब 360 का 1/5 कितना होता है? 72। इसको मिलेगा 72 डिग्री। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा, ये हो गया साइंस का बच्चा। ये है आपका 1/10, यानी 36 डिग्री जो मिलेगा वो मिलेगा सोशल साइंस को, और बाकी जो है आपको मिल जाएगा आर्ट्स को। तो अगर सीधा पूछ देते हम कि आर्ट्स वाले का एंगल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप इन सबको जोड़ के 360 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो वैसे भी बता सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि हमें ए का जो वैल्यू है यहाँ से निकाल के और उसके बाद 1800 के पार्ट्स देके करें, आप एंगल्स जोड़ के भी निकाल सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट है पाई चार्ट का। अगर मान लो कि मैंने बोला कि जैसे एक पाई चार्ट बना हुआ है और उल्टा ऐसे पूछता है कि जैसे पाई चार्ट बना हुआ है एंड
सबका तो एंगल नहीं बता रहा हूँ मैं, वैसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे बना हुआ है। अब बोला कि ये ए बी सी डी ई एफ ऐसे टाइप के हैं। टोटल 7200 लोग हैं जो ए बी सी डी ई एफ कैटेगरी में डाले गए। और यहाँ पे मान लो कि इसका एंगल दिया हुआ है 90। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ए ग्रुप कितना होगा, तो यू नो कि 90 क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 360, 1/4 पार्ट है। तो जितना पार्ट 360 का है उतना ही टोटल वाले लोगों का होगा। तो 1/4 इंटू 7200, तो 1800 होगा ए वाले कैटेगरी ए के लिए। तो ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आप मूव कर सकते हो विद द एंगल वैल्यू। कभी कभी क्या है कि पाई चार्ट देखिए एंगल से कोई लेना देना रखेगा ही नहीं, परसेंटेज में ही बात करेंगे। तो उस केस में जो 360 है ये ऐसे बस रिप्रेजेंटेशन है, बात 100 में ही हो रही है। ठीक है, तो ये आपका पाई चार्ट का हो गया। इसमें भी आप करते जाओ, कभी कभी दो पाई चार्ट, कभी कभी अलग से टेबल, ऐसा करके दिया रहेगा। ऑल दोज डिफिकल्टीज जो इसमें दिए हुए, टेबल चार्ट भी इज लाइक वेरी सिमिलर टू अदर चार्ट्स, बस इसमें आपको दिखता है ज्यादा कि ऑटोमोबाइल शॉप्स APQRST है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई क्या है ये देखना पड़ेगा। ये क्या है, कार है। मंथली सेल्स ऑफ कार ऑफ 5 टाइप्स, ये कार के टाइप है और ये शॉप्स हैं और कितना कितना बिक रहा है। अब ये डेटा है और इससे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है विच शॉप हैज द लोएस्ट सेल्स ऑफ बोथ टाइप बी एंड ई एज कंपेयर टू द अदर सेल। तो बी और ई में लोएस्ट सेल है। अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोएस्ट सेल है ना वो पार्ट्स में बताना पड़ेगा। जैसे इनका टोटल सेल आपको निकालना पड़ेगा पी का, और बी का 2100 डिवाइडेड बाई टोटल। तो अब अगर ये बात आई गई है तो हम इसको इसको कैलकुलेट करना भी तुम्हें बताते हैं कि कभी कभी अगर फ्रैक्शंस में कभी ऐसा तुमसे पूछा कि लोएस्ट सेल है, तो जाहिर सी बात है आपको फ्रैक्शन में बताना है विच शॉप हैज द लोएस्ट सेल। हालांकि यहाँ पे तो लोएस्ट सेल नंबर्स में ही बताना है क्या, बी एंड ई। यहाँ पे टोटल हो गया 2400, इसका हो गया तुम्हारा 3520, इसका हो गया तुम्हारा 4900, इसका हो गया 5450, और ये हो गया तुम्हारा 1200। तो अगर नंबर्स वाइज देखो तो ये दिखता है। कभी कभी होता है परसेंटेज सेल अगर पूछता है कि लोएस्ट परसेंटेज कितना है, तो उस केस में तुम्हें प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि जिसका नंबर सबसे छोटा है ये जरूरी नहीं है कि उसका परसेंटेज भी सबसे छोटा हो। परसेंटेज के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इनके टोटल से। तो जो पी का टोटल है फिर क्यू का टोटल है, अब ये परसेंटेज कंपेयर करना पड़ेगा हमें कि किस केस में सबसे छोटा परसेंटेज है। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लोएस्ट सेल लिखा हुआ है कंपेयर टू अदर शॉप्स, तो इसमें परसेंटेज ही निकाल के चेक कर लो तो बेटर है, मेरे हिसाब से वही पूछा ही होगा। विच शॉप हैज द हाईएस्ट सेल ऑफ कार्स ऑफ ऑल टाइप्स, ऑफ कोर्स जिसमें टोटल निकालोगे तो वही उससे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से टेबल अगर दिया हुआ है तो टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एंड यू नीड टू आंसर आंसर, मतलब जो क्वेश्चन है उसको सिमिलरली जैसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ता था वैसे ही करना पड़ता है। तो ये सारा आपको हो गया डेटा टाइप। इसके बाद जो आप देखोगे जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है कि डेटा टाइप कैसा भी हो बट द DI क्वेश्चंस आर लार्जली बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, DI क्वेश्चंस आर लार्जली बेस्ड ऑन परसेंटेज। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इन तीनों को।
उससे पहले आप लोग परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एक बार रिवाइज कर लोगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसमें तुम देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो परसेंटेज पे बेस्ड होगा। ये वाले एवरेज वाले हैं, टीआई बेस्ड ऑन एवरेज, सॉरी कहाँ गया, टीआई बेस्ड ऑन रेशियो भी है। मतलब इसमें डेटा टाइप आपका वो भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, लाइन ग्राफ भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस विल बी लार्जली बेस्ड ऑन रेशियो के कंसेप्ट पे। ठीक है, तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये तीन मेजर है। एवरेज वाला कहाँ गया, स्टार्ट कर। सर ठीक है, एवरेज वाला भी यही कहीं बीच में होगा या इसी में ये हो गया क्या? बुक्स में शायद तीनों चैप्टर अलग अलग हैं ये, नहीं अच्छा, तो परसेंट रेशियो एवरेज वाला भी इसी में मिक्स हो गया होगा, रेशियो वाले में ही मिक्स हो गया होगा। तो ये आपको परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड है, दो ही चैप्टर है। ठीक है, उसी में क्वेश्चन तो दिख ही रहे थे एवरेज वाले, बट मुझे लगा कि चैप्टर ही अलग अलग होगा। तो आप इसको ट्राई करो, ठीक है, और फिर जब इसमें डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, और नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज और रेशियो वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है।